दोस्तों आज हम कवर करेंगे डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड को। और अगर आपने अभी तक इस पूरे यूनिट में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और सभी टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे ताकि आपकी एग्जाम की कंप्लीट तैयारी हो जाए। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है इंट्रोडक्शन टू स्टाइल्स। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे राइटर के बारे में, क्योंकि राइटर वो सॉफ्टवेयर है जिस पे हम इस यूनिट में सारे के सारे प्रैक्टिकल्स करेंगे। और क्योंकि राइटर से भी क्वेश्चंस एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं, तो इस बार भी हम पहले से तैयारी करके चलेंगे। ठीक है, तो राइटर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से हम क्रिएट और मैनेज करते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को। इसको प्रोवाइड करता है लिब्रे ऑफिस। इसकी एक्सटेंशन डॉट ओडीटी होती है। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी ऑडियो फाइल्स के लास्ट में डॉट एमपी3 लिखा हुआ होता है, वीडियो फाइल्स में डॉट एमपी4 लिखा हुआ होता है, पीडीएफ फाइल्स में डॉट पीडीएफ लिखा हुआ होता है, उसी तरह से अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर से कोई फाइल बनाते हो तो उसके नाम के लास्ट में डॉट ओडीटी लग के आता है, उसी को हम एक्सटेंशन बोलते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब शुरू करते हैं स्टाइल्स को। तो स्टाइल क्या है? जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं ये सारे के सारे टेक्स्ट का मैं कलर चेंज कर दूं। ठीक है, मैंने कलर चेंज किया, मैंने इसको बोल्ड कर दिया, इसको अंडरलाइन में कर दूं, ठीक है, इसका साइज इंक्रीज कर दूं। ये सारी फॉर्मेटिंग मैंने इस पैराग्राफ पे की। अब मैं सेम जो चीजें मैंने अभी तक इस पे की थी वही चीजें मैं दोबारा से इस पैराग्राफ पे करना चाहता हूं। तो क्या मैं फिर से कलर चेंज करूंगा, बोल्ड करूंगा, अंडरलाइन करूंगा, साइज चेंज करूंगा? नहीं, मैं क्या करूंगा कि मैंने यहाँ पे जितना भी काम किया था ना, उस सभी का एक सेट बना के सेव कर लूंगा। उसी को हम स्टाइल बोलते हैं। यानी कि स्टाइल क्या होता है? कलेक्शन होता है ऑफ ऑल फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन यू वांट टू सेव एंड अप्लाई टू अ डॉक्यूमेंट। एक ऐसा कलेक्शन है फॉर्मेटिंग का जिसको आप सेव कर लेते हो एक जगह पे और अपने डॉक्यूमेंट में कभी भी कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार स्टाइल का। You can store font details like size, name, weight and alignment as a single style called title style। यानी कि आपने कोई स्टाइल का नाम रखा टाइटल स्टाइल, उसके अंदर आप बहुत सारी फॉर्मेटिंग चेंजेस एक साथ यूज कर सकते हो। तो अगर आपको फॉर्मेट चेंज करना है एंटायर डॉक्यूमेंट का, यू ओनली नीड टू चेंज द स्टाइल अप्लाई टू इट। यानी कि अगर आपको पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट की शक्ल बदलनी है तो केवल आप स्टाइल्स को चेंज कर दो, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आपका बिल्कुल चमचमा जाएगा। तो एडवांटेजेस क्या हुए हमारे पास स्टाइल्स के? पहला एडवांटेज, आपके डॉक्यूमेंट में जब आप फॉर्मेटिंग कर रहे हो तो इनकंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये वाला पैराग्राफ, ये वाला पैराग्राफ और ये वाला पैराग्राफ बिल्कुल एक ही बराबर साइज में और एक ही जैसे कलर में लिखा गया है। ठीक है, इसका फायदा ये है कि आपका डॉक्यूमेंट कंसिस्टेंट लगता है दिखने में, इनकंसिस्टेंसी नहीं होती है। ठीक है, दूसरा, हमारा टाइम एंड एफर्ट बचता है जो हम फॉर्मेटिंग करते हैं। मेजर फॉर्मेटिंग चेंजेस हमारे इजी हो जाते हैं और हमारा जो फोकस है ना वो डॉक्यूमेंट्स की अपीयरेंस पे ना जाके उसके कंटेंट पे जाता है। अभी मैं यहाँ पे उल्टा सीधा लिख के ले आता तो आप कहते हैं यार क्या गंदा सा लिख रखा है, हम नहीं पढ़ रहे इससे। लेकिन क्योंकि मैं बहुत ही साफ साफ अच्छे से लिख के लाया हूं तो आपका ध्यान जो है वो डॉक्यूमेंट के कंटेंट पे जा रहा है, ना कि उसकी अपीयरेंस पे। चलिए अब स्टाइल कैटेगरीज देखते हैं। हमारे पास 6 तरह की स्टाइल है: पेज स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, लिस्ट स्टाइल और टेबल स्टाइल। पेज स्टाइल को सबसे पहले समझते हैं। पेज स्टाइल के अंदर हम पेज लेआउट्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि पेज पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं। देखो, पेज पे हम बॉर्डर लगा सकते हैं, बैकग्राउंड लगा सकते हैं, ठीक है, हेडर लगा सकते हैं, फुटर लगा सकते हैं। तो पेज साइज हो गया, मार्जिन हो गया, प्लेसमेंट ऑफ हेडर, फुटर, फुटनोट, बॉर्डर, बैकग्राउंड, ये सारी चीजें पेज स्टाइल के अंदर कवर होती हैं। पैराग्राफ स्टाइल के अंदर आते हैं आपके टैब स्टॉप, टेक्स्ट अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग और बॉर्डर। चलिए कैरेक्टर स्टाइल के अंदर आपके जो पैराग्राफ के अंदर जो आपके ब्लॉक ऑफ लेटर्स हैं, यानी कि जितने भी वर्ड्स आपके पैराग्राफ के अंदर हैं उन पे आप कैरेक्टर स्टाइल को अप्लाई करते हो। आप इसमें क्या क्या कर सकते हो? टेक्स्ट कलर हो गया, साइज हो गया, हाईलाइट हो गया, एम्फेसाइज हो गया, ये सारी चीजें आप कैरेक्टर स्टाइल के अंदर अप्लाई कर सकते हो। देन फ्रेम स्टाइल क्या होता है? फ्रेम क्या होता है पहले समझो। जैसे ये वाला पूरा डब्बा है ना, इसको हम फ्रेम बोलते हैं। कोई भी ऐसा डब्बा जिसके अंदर टेक्स्ट, ग्राफिक, लिस्ट, इमेज कुछ भी रखा हुआ है उसको हम फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेम्स आर द कंटेनर्स फॉर टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड लिस्ट। फ्रेम स्टाइल का क्या होता है? फ्रेम स्टाइल क्या करता है? फॉर्मेट करता है फ्रेम को बाय स्पेसिफाइंग इट्स साइज, पोजीशन एंड बॉर्डर। समझ में आ गया? यानी कि फ्रेम स्टाइल में हम साइज, पोजीशन और बॉर्डर जैसी चीजों को अप्लाई करते हैं। लिस्ट स्टाइल के अंदर क्या होता है? लिस्ट क्या है पहले ये समझो। जैसे कोई भी मैंने नंबर डाल दिया 1 2 3 4 5, ये लिस्ट ही तो हुई। ये तो हो गई नंबर लिस्ट। एक होता है बुलेटेड लिस्ट। बुलेट में क्या होता है? बुलेट्स होती हैं या फिर इस तरह से एरोज होते हैं, उसको हम बुलेटेड लिस्ट बोलते हैं। सो
इसकी हेल्प से हम स्टाइल करते हैं लिस्ट को बाय पुटिंग नंबरिंग और बुलेट्स ऑफ अ डिफरेंट काइंड और टू स्पेसिफाई अ न्यूमेरिक फॉर्मेट, यानी कि आप अलग अलग तरह की बुलेट्स यूज कर सकते हो या फिर आप न्यूमेरिक फॉर्मेट बता सकते हो। जैसे कि एक तो हो गया 1 2 3 4, एक हो गया ABCD, एक हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो आप किसी भी तरह का न्यूमेरिक फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हो यूजिंग लिस्ट स्टाइल। अब बात करते हैं टेबल स्टाइल के बारे में। तो टेबल स्टाइल से हम टेबल को फॉर्मेट करते हैं बाय एडिंग बॉर्डर यूजिंग डिफरेंट टेक्स्ट और बॉर्डर कलर्स एंड अलाइनिंग टेक्स्ट इनसाइड द टेबल। तो टेबल के अंदर जो टेक्स्ट है उसको अलाइनमेंट करना, ठीक है, उसका कलर चेंज करना, बॉर्डर लगाना, वो सारी चीजें हम टेबल स्टाइल के अंदर कंसिडर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग, यानी कि आप कैसे स्टाइल को अप्लाई करोगे, उसके लिए हमारे पास एक स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग नाम की विंडो होती है जिससे आप स्टाइल्स को अप्लाई करते हो। अब इसको यूज करने के आपके पास 4 तरीके हैं। पहला है मेन्यू बार के अंदर एक स्टाइल नाम का ऑप्शन होता है, उस पर आप क्लिक कर दें। दूसरा है आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है टूल बार के अंदर, ठीक है, स्टाइल नाम की, आप वहां से जा सकते हो। तीसरा है शॉर्टकट की, आप F11 अपने कीबोर्ड में दबा दो, आपकी स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो ओपन हो जाएगी। चौथा है आपके साइड बार में एक स्टाइल आइकन होता है, उस पर आप क्लिक कर सकते हो। अच्छा, ये सब करने से भैया होगा क्या, समझ नहीं आ रहा। ये सब करने से आपके राइटर में साइड में एक विंडो खुल के आ जाएगी जिसमें बहुत सारी स्टाइल्स होती हैं। उसके अंदर आपको पेज स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, लिस्ट स्टाइल, सारी तरह की स्टाइल आपको मिल जाएंगी। जैसे आपने पेज स्टाइल पे क्लिक किया तो पेज स्टाइल के अंदर जितनी भी स्टाइल है उनकी लिस्ट आपको दिख जाएगी, आप किसी को भी अपने पेज पे अप्लाई कर सकते हो। आपने कैरेक्टर स्टाइल पे क्लिक किया तो जितनी भी कैरेक्टर स्टाइल है सबकी लिस्ट खुल जाएगी, आप कैरेक्टर स्टाइल जो भी चाहो अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से आपको स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो काम करती है। एक बार इसको देख लेते हैं राइटर में, ठीक है। तो ये आपके पास लिब्रे ऑफिस राइटर है। इसमें सबसे ऊपर आपके पास है टाइटल बार, जिसके अंदर अनटाइटल्ड 1 लिब्रे ऑफिस राइटर लिखा हुआ है। यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट का नाम लिखा हुआ होता है। उसके बाद मेन्यू बार है जिसके अंदर फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, फॉर्मेट, स्टाइल्स टेबल, ये सारी मेन्यूज आपके पास अवेलेबल हैं। अब जैसे आपके पास कोई आपको स्टाइल अप्लाई करनी है तो आप जाएंगे सीधा स्टाइल्स मेन्यू में, ठीक है, और यहां पे आप मैनेज स्टाइल्स पे क्लिक कर देंगे। मैनेज स्टाइल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी स्टाइल्स विंडो ओपन हो गई है। अब आप यहां से कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो, जैसे मैं चाहता हूं कि इस वाले पैराग्राफ में मुझे स्टाइल अप्लाई करनी है, तो पहले मैं चूज करूंगा मुझे किस तरह की स्टाइल अप्लाई करनी है। सबसे ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे पैराग्राफ स्टाइल है, कैरेक्टर स्टाइल है, फ्रेम स्टाइल है, पेज स्टाइल है, लिस्ट स्टाइल है, टेबल स्टाइल है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए कैरेक्टर स्टाइल को चूज करता हूँ। इस लिस्ट में मैं कोई भी, जैसे ये वाली मैंने ले ली इंटरनेट लिंक करके, इसमें मैंने डबल क्लिक किया तो ये स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है, सिंपल। फिर अगेन मुझे यहाँ से यहाँ तक ये स्टाइल अप्लाई करनी है तो मैं इसको अगेन सेलेक्ट करूंगा, फिर से जाऊंगा कैरेक्टर स्टाइल के अंदर और इस पर डबल क्लिक करूंगा तो ये स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे सबसे नीचे लिखा हुआ है शो प्रीव्यूज। इससे क्या है कि आपको बाहर से ही दिख रही है कि स्टाइल कैसे दिखेगी। जैसे यहाँ पे प्लेस होल्डर नाम की स्टाइल है, ये ग्रीन कलर की दिखेगी आपको। तो शो प्रीव्यू का ये फायदा होता है कि आपको प्रीव्यू आपको पहले से ही दिख रहा होता है उस स्टाइल का। तो ये तो एक तरीका हो गया स्टाइल को अप्लाई करने का कि हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, स्टाइल्स विंडो में गया, स्टाइल कैटेगरी चूज की और जो स्टाइल मुझे अप्लाई करनी है उस पर डबल क्लिक किया, वो स्टाइल सीधा अप्लाई हो गई। एक और तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, इसके बाद हमारा फिल फॉर्मेट मोड आता है। फिल फॉर्मेट मोड का काम है कि एक स्टाइल को हमें अगर अप्लाई करना है मल्टीपल स्कैटर्ड वर्ड्स पे, अलग अलग लोकेशंस पे हमारे डॉक्यूमेंट में, तो हम फिल फॉर्मेट मोड का यूज करते हैं। यानी कि एक ही डॉक्यूमेंट में मुझे अलग अलग एरियाज पे सेम स्टाइल अप्लाई करनी है और भी आसानी के साथ, तो मैं फिल फॉर्मेट मोड का यूज करूंगा। देखिए, जैसे अभी मैं क्या कर रहा था, सेलेक्ट कर रहा था, विंडो पे आ रहा था, अप्लाई कर रहा था। अभी क्या करूंगा मैंने स्टाइल को ही पहले सेलेक्ट कर लिया। देन देखो स्टाइल विंडो पे टॉप राइट में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, सेकंड ऑप्शन फिल फॉर्मेट मोड नाम का। इसे मैं क्लिक करूंगा। अब देखना, जहां जहां मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करता जाऊंगा ना, स्टाइल अप्लाई होती जाएगी, मुझे बार बार नहीं जाना पड़ेगा स्टाइल्स विंडो में। जहां जहां मैं सेलेक्ट कर रहा हूं वहां वो स्टाइल अप्लाई होती जा रही है। ये काम होता है फिल फॉर्मेट मोड का। अब फिल फॉर्मेट मोड को बंद कैसे करूंगा? पहला तरीका है कीबोर्ड में एस्केप का बटन दबा दो। दूसरा तरीका है कि वापस से फिल फॉर्मेट मोड के बटन पे क्लिक कर दो, ये डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, अब सेलेक्ट करूंगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज समझ में आई कि अगर आपको सिंगल स्टाइल मल्टीपल स्कैटर्ड वर्ड्स में अप्लाई करनी है अपने डॉक्यूमेंट में, तो आप फिल फॉर्मेट मोड का इस्तेमाल करेंगे। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्टाइल को अप्लाई करने के लिए स्कैटर्ड पेजेस पे, फ्रेम्स पे, टेबल्स पे, लिस्ट पे, कैरेक्टर पे, कहीं भी आप फिल फॉर्मेट मोड से स्टाइल को अप्लाई कर सकते हो। नई स्टाइल बनाने का तरीका, फ्रॉम सिलेक्शन यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप। दो तरीके हमारे पास होते हैं। सिलेक्शन का मतलब है कि आप स्टाइल एक्शन बटन पे क्लिक करें, जो कि फिल फॉर्मेट मोड के बिल्कुल बगल में था, राइट कॉर्नर पे,
ये रहा स्टाइल एक्शन पे, इस पे जाएंगे, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे और आप स्टाइल का नाम डालेंगे, नई स्टाइल आप खुद की बना सकते हो, ठीक है। या फिर नई कोई पुरानी स्टाइल मॉडिफाई करनी है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब ये है कि आप उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को जिसको आप स्टाइल की तरह सेव करना चाहते हो, ड्रैग करके स्टाइल्स मेन्यू में आप ड्रॉप कर दें सीधा, फिर वहां आप उसका नाम डाल दें, आप कर सकते हो। इस मेथड से, ड्रैग एंड ड्रॉप से आप पेज स्टाइल कभी नहीं बना पाएंगे, यह याद रखना। चलिए, इससे आप स्टाइल को अपडेट भी कर सकते हो, पुरानी को। अपडेट कैसे करते हैं? किसी भी एग्जिस्टिंग स्टाइल को अगर आपको मॉडिफाई करना है, उसको अपडेट बोलते हैं। अपडेट करने के लिए आप अपडेटिंग करंट स्टाइल ऑप्शन का यूज करते हो, स्टाइल एक्शन के अंदर ही अवेलेबल होता है। ये रहा आपका अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल, तो आप स्टाइल को अपडेट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट, अब आता है टेम्पलेट। टेम्पलेट कोई बड़ी चीज नहीं है। देखो, मुझे कोई डॉक्यूमेंट बनाना है और सेम तरीके से बार बार बनाना है तो मैं टेम्पलेट का यूज करूंगा। जैसे मुझे फॉर्मेटिंग के लिए मैंने एक सेट सेव कर दिया था स्टाइल नाम से, उसी तरह से पूरे डॉक्यूमेंट के लिए मैंने एक पहले से ही पुराना डॉक्यूमेंट बना लिया, उसी की हेल्प से मैं नए नए डॉक्यूमेंट्स बनाऊंगा। तो उसके लिए टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हैं। अब भी समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। जैसे हम लेटर लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, फिर हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देते हैं, स्कूल का नाम लिख देते हैं, डेट लिख देते हैं, देन पूरा का पूरा कंटेंट लिखते हैं, फिर हम लिख देते हैं थैंक यू योर्स ओबीडिएंटली, फिर अपना नाम लिखते हैं। ऐसे ही होता है। टू द प्रिंसिपल से लेके और सब्जेक्ट तक की कहानी ज्यादातर कॉमन होती है कि भाई मुझे लीव चाहिए फीवर की वजह से, और लास्ट में थैंक यू वाली कहानी सेम होती है, बस अंदर का कंटेंट थोड़ा बहुत बदलता है और डेट वगैरह थोड़ी बहुत बदलती है। जब मुझे सेम चीज बार बार यूज करनी पड़ रही है तो क्यों ना मैं उसका एक पहले से डॉक्यूमेंट बना के रख लूं जिसको मैं कभी भी यूज कर सकूं। उसी को हम टेम्पलेट बोलते हैं। टेम्पलेट एक प्रीसेट लेआउट है दैट हेल्प्स यू क्रिएट प्रोफेशनल एंड फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स इजीली, ठीक है। चलिए, तो टेम्पलेट कोई अलग से उड़ के कोई चीज नहीं है, ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट ही होता है। टेम्पलेट कैन कंटेन टेक्स्ट, ग्राफिक्स, स्टाइल एंड हेडर्स एंड फुटर्स, ठीक है। ऑल डॉक्यूमेंट्स आर बेस्ड ऑन टेम्पलेट, सारे डॉक्यूमेंट्स टेम्पलेट से बेस्ड होते हैं। इफ नो स्पेसिफिक टेम्पलेट इज चूजन, राइटर यूजेस द डिफॉल्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट। तो अगर आप कोई भी स्पेसिफिक टेम्पलेट नहीं बताते हो तो राइटर डिफॉल्ट खाली डॉक्यूमेंट को ही टेम्पलेट मान लेता है। अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट या टेम्पलेट से कोई स्टाइल लोड करनी है तो कैसे करोगे? तो लोड स्टाइल नाम का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है स्टाइल एक्शन के अंदर ही। वहां से आप किसी भी टेम्पलेट या डॉक्यूमेंट से कोई भी स्टाइल को उठा के लेके आ सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या फायदा है? आप कोई भी नया डॉक्यूमेंट पुराने डॉक्यूमेंट की तरह बना सकते हो। डिफॉल्ट स्टाइल की बात करते हैं। जब भी आप कोई नया डॉक्यूमेंट बनाते हो तो राइटर उसमें डिफॉल्ट स्टाइल अप्लाई कर देता है, जो कि बिल्कुल सिंपल होती है, और ये आपको सबसे नीचे स्टेटस बार में दिखाई दे रही होती है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं। सबसे नीचे जब आप देखोगे ना, ये लिखा हुआ है डिफॉल्ट पेज स्टाइल, इस तरह से आपका लिखा हुआ होता है। चलिए, इंसर्टिंग एन इमेज, यानी कि अब हमें कोई इमेज अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है तो कैसे करोगे? इंसर्ट मेन्यू पे जाके इमेज पे कर दो, पहला तरीका। यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप है, मतलब इमेज को ड्रैग करो फाइल फोल्डर से और ड्रॉप कर दो अपने डॉक्यूमेंट में। तीसरा है कॉपी पेस्ट, इमेज को कॉपी करो डॉक्यूमेंट में पेस्ट करो। चौथा है लिंकिंग। लिंकिंग इंपॉर्टेंट चीज है। लिंक करने का मतलब है कि आप रेफरेंस को स्टोर कर रहे हो इमेज का, यानी कि आप डायरेक्ट इमेज को स्टोर नहीं कर रहे हो, केवल उसका लिंक स्टोर कर रहे हो, ठीक है। तो रेफरेंस टू द इमेज इंस्टेड ऑफ द इमेज इटसेल्फ व्हिच रिड्यूसेस द डॉक्यूमेंट साइज। डॉक्यूमेंट का साइज रिड्यूस कैसे होगा? मान लो एक ही इमेज आपको 10 बार लगाना है अपने डॉक्यूमेंट में और इमेज है 1 MB का, तो उसको आप लिंक कर दो तो वो केवल 1 MB का ही साइज खाएगा, 10 MB का साइज नहीं खाएगा, 10 बार भी आप स्टोर करोगे तो, ठीक है। नेक्स्ट, मॉडिफाइंग एन इमेज। इमेज को मॉडिफाई करने के लिए आपके पास एक इमेज टूल बार होता है। जैसे ही आप किसी भी इमेज पे क्लिक करते हो तो इमेज टूल बार अपने आप ओपन हो जाता है। इमेज टूल बार में कुछ फीचर्स होते हैं, वो समझ लेते हैं। सबसे पहला है इमेज फिल्टर। तो आपके पास 11 तरह के इमेज फिल्टर्स होते हैं, जैसे कि इन्वर्ट, स्मूथ, शार्पन, सोलराइजेशन, रिमूव नॉइस और मोसेक। इसमें क्या होता है? इन्वर्ट क्या करता है? कलर वैल्यूज को इन्वर्ट करता है। स्मूथ सॉफ्टवेयर कर देता है कॉन्ट्रास्ट को। शार्पन कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देता है। सोलराइजेशन टोन को रिवर्स करता है। रिमूव नॉइस सिंगल पिक्सल्स को रिमूव कर देता है। मोसेक क्या करता है? पिक्सल्स को ज्वाइन कर देता है। और भी कुछ टूल्स होते हैं, जैसे कि क्रॉप हो गया। ये तो सारे इमेज फिल्टर हो गए। क्रॉप के अंदर क्या, ये बचे हुए टूल्स हैं आपके इमेज टूल बार के टूल्स, यानी कि इमेज टूल बार में जो टूल्स होते हैं वो होता है इमेज फिल्टर, क्रॉप, फ्लिप, रोटेट, ट्रांसपेरेंसी। ये सारे टूल आपके इमेज टूल बार में होते हैं। फिल्टर 11 अलग होते हैं, ये टूल्स आपके अलग होते हैं, ठीक है। चलिए, तो जैसे वो क्रॉप हो गया, क्रॉप क्या करता है? अनवांटेड पार्ट्स को क्रॉप कर देता है। फ्लिप हॉरिजॉन्टली वर्टिकली का मतलब है कि आप अपने इमेज को फ्लिप कर रहे हो 180 डिग्री से। रोटेट का मतलब होता है 90 डिग्री लेफ्ट या फिर राइट आप रोटेट कर रहे हो। ट्रांसपेरेंसी में आप इमेज को ट्रांसपेरेंट बनाते हो परसेंटेज वैल्यूज को इंक्रीज कर करके। देन कलर के अंदर आप RGB यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू के मॉडिफिकेशंस करते हो। रोटेट पे आप किसी भी एंगल से अपने इमेज को रोटेट कर सकते हो। इमेज मोड के अंदर आप इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट, ग्रे स्केल और वाटरमार्क में कन्वर्ट कर सकते हो। रिसाइज करने का क्या तरीका होता है? जैसे आपके पास कोई भी इमेज है, उसको आपको रिसाइज करना है, कैसे करोगे? आप जैसे ही किसी इमेज पे क्लिक करोगे तो उसके
चारों तरफ इस तरह से 8 हैंडल्स दिख जाएंगे। इनको हम रीसाइजिंग हैंडल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? रीसाइजिंग हैंडल्स। इनका काम होता है इमेज को रिसाइज करना। अब करते कैसे हैं? जैसे ही आप किसी भी रिसाइजिंग हैंडल पे अपने एरो को लेके आओगे, अपने पॉइंटर को लेके आओगे, तो वो कुछ इस तरह का एरो बन जाएगा। इसकी हेल्प से आप ड्रैग करोगे और इमेज को रिसाइज कर दोगे। तो रिसाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग और रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द इमेज। इस आप इमेज पे क्लिक करोगे तो 8 रिसाइजिंग हैंडल आपको दिखेंगे। हैंडल को ड्रैग करो, रिसाइज कर दो। कॉर्नर हैंडल को अगर हम रिसाइज करेंगे तो हाइट और ब्रेथ दोनों आपकी चेंज होंगी एक साथ, और एज को करोगे तो केवल एक बार में एक ही आपकी डायमेंशन रिसाइज होगी। समझ में आ गया? चलिए, डिलीट कैसे करते हैं? आपको कुछ नहीं करना, इमेज को सेलेक्ट करो, कीबोर्ड में डिलीट का बटन दबा दो, इमेज डिलीट हो जाएगा। पढ़ाई से थोड़ा सा ब्रेक लेकर अब हम बात करते हैं क्लास 11th 12th और उससे आगे की पढ़ाई के बारे में। तो अगर आप क्लास 11 12 में कंप्यूटर साइंस लेते हो, या फिर आप ग्रेजुएशन में बीटेक या बीसीए जैसी कोई डिग्री करते हो जिसमें आपको कोडिंग करने की आवश्यकता है, उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कोडिट अप चैनल। यहाँ पे आनंद सर आपको सारी की सारी कोडिंग लैंग्वेजेस जैसे कि C++, पाइथन, जावा, एसक्यूएल पढ़ाते हैं। इनकी वेबसाइट भी है जहाँ पे आप इनके पेड और फ्री दोनों तरह के कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हो। अच्छा, इन्होंने बुक्स भी पब्लिश की, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है इनकी क्लास 11th की पाइथन की बुक, कंप्यूटर साइंस सीबीएसई के लिए। उसी तरह से 12th की भी इन्होंने बुक पब्लिश की है। अच्छा, इन बुक्स का फायदा क्या है? जैसे आप इनके चैनल पे आए, आपने इनकी कोई भी प्लेलिस्ट ओपन की, कोई भी चैनल मतलब कोई भी चैप्टर आप इनसे पढ़ रहे हो, तो जिस ऑर्डर में इन्होंने वो चैप्टर अपने चैनल पे पढ़ाया है ना, उसी ऑर्डर में आपको इस बुक के अंदर वो टॉपिक मिल जाएंगे। दूसरी चीज, उसी ऑर्डर में आप उन पे प्रैक्टिस करते जाइए। है कि नहीं फायदा? मजा भी है इस चीज को करने में। इनकी ये जो बुक्स हैं आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएंगी, ठीक है, क्लास 11th की भी और 12th की भी। इसी तरह से फ्लिपकार्ट पे भी 11 12 और अमेजोन पे भी दोनों किताबें अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो। चलिए, कोई भी टॉपिक आपको अगर फटाफट समझना है तो उसके लिए ये शॉर्ट्स भी डालते हैं, आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो मैं तो कहूँगा भाई, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, कंप्यूटर साइंस का ज़माना है, लोग कंप्यूटर साइंस की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं, तो आप एक बार अभी से एक्सप्लोर करना शुरू कर दीजिए चीज़ों को। और आनंद सर तो फिर है ही, आप स्टार्ट करेंगे, आपको मजा आने लगेगा। ओके, चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आगे बात करते हैं ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके, जैसे कि स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, इनको हम ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो आप फ्लो चार्ट और बॉक्सेस बनाने के लिए ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स का यूज कर सकते हो। ड्राइंग टूलबार से आप ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हो। उसको डिस्प्ले करने के लिए आप व्यू मेन्यू पे जाके टूलबार्स पे जाके ड्राइंग पे क्लिक करेंगे, ड्राइंग टूलबार आपको दिखने लग जाएगा। ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूलबार नाम की चीज होती है, जिसमें आप इमेजेस को, सॉरी, ऑब्जेक्ट्स को मूव, रिसाइज, रोटेट और एडिट कर सकते हो। नेक्स्ट, ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट। अगर आपको ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करना है तो कैसे करोगे? ग्रुपिंग में आप क्या करते हो? मल्टीपल शेप्स को एक ही जगह इकट्ठा कर देते हो। जैसे मेरे पास एक ट्राइंगल था और मेरे पास एक स्क्वायर था, इन दोनों को मैंने इकट्ठा कर दिया, ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने का फायदा ये है कि अगर आप इनका कलर चेंज करोगे, एक साथ दोनों का कलर चेंज हो जाएगा। आप इन पे कुछ क्या कहते हैं, रिसाइजिंग करोगे तो दोनों का साइज एक साथ बढ़ जाएगा। तो ये फायदा होता है ग्रुप करने का। तो मल्टीपल शेप्स को एक सिंगल एंटिटी में अगर आप ट्रीट करना चाहते हो, उनकी साइज और पोजीशन को अफेक्ट किए बिना, तो उसको हम ग्रुपिंग बोलते हैं। आपको सेलेक्ट करना है, कैसे सेलेक्ट करोगे? शिफ्ट की को आप दबा के रखो और क्लिक करते जाओ, तो आपके सारे ऑब्जेक्ट्स एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। देन आपको क्या करना है? फॉर्मेट मेन्यू पे जाना है, देन ग्रुप पे क्लिक करना है, अगेन ग्रुप पे क्लिक करना है, तो ग्रुप हो जाएगा। दूसरा तरीका है, ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूलबार के अंदर ग्रुप टूल का यूज कर सकते हो। तीसरा तरीका है, आप राइट क्लिक कर दें, देन ग्रुप पे क्लिक करें, देन अगेन ग्रुप पे क्लिक करें, तब भी आप ग्रुपिंग कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे। पोजीशनिंग इमेज एंड ड्राइंग्स बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, अगर आपको कोई भी इमेज पोजीशन करना है अपने डॉक्यूमेंट में, तो आपके पास 4 तरीके होते हैं: अरेंजमेंट, एंकरिंग, टेक्स्ट रैपिंग एंड अलाइनमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट में क्या होता है? एक के ऊपर एक जब बहुत सारे इमेजेस होते हैं, उनको हमें कैसे अरेंज करना है, वो चीज हम अरेंजमेंट में डिफाइन करते हैं। जैसे कि ब्रिंग टू फ्रंट, फॉरवर्ड 1, बैक 1, सेंड टू बैक, 2 फोरग्राउंड 2 बैकग्राउंड, ये सारी चीजें अरेंजमेंट में आती हैं। ठीक है, 2 फोरग्राउंड और 2 बैकग्राउंड केवल ड्राइंग्स के लिए होती हैं, इमेजेस के लिए नहीं होती हैं। अगला है एंकरिंग। एंकरिंग क्या करता है? रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करता है इमेज और ड्राइंग के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे एंकर पॉइंट दे दिया, अब इमेज मैंने यहाँ पे दिया, तो एंकर पॉइंट यहाँ से उठ के अगर यहाँ पे आ गया ना, तो इमेज ही मेरा यहां से उठ के यहां आ जाएगा। क्यों? इमेज रिलेटिव पोजीशन डिफाइन करता है एंकर पॉइंट की। ठीक है, सो एंकरिंग क्या है?
acts as a reference point for the image or drawing. Anchoring allows an image to retain its position related to a page, paragraph, character or frame. आप एंकर पॉइंट को किसी भी पेज पे, पैराग्राफ पे, कैरेक्टर या फ्रेम पे रख सकते हो. एंकरिंग में रेफरेंस पॉइंट का हम यूज करते हैं इमेजेस के लिए. ठीक है, अब बात करते हैं टेक्स्ट रैपिंग की. यानी कि जैसे आपने यहाँ पे इमेज रखा और इसके आसपास पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ये टेक्स्ट कैसे काम करेगा. जैसे पहला तरीका है कि आपका इमेज इस तरह से है और टेक्स्ट इसके आसपास ऐसे आ गया. दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ऐसे हो जाता है कि आपका इमेज तो हो गया पूरा एक तरफ और टेक्स्ट हो गया दूसरी तरफ. ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं. एक तरीका होता है कि आर पार चलेगा टेक्स्ट, एक तरीका होता है कि इमेज बाहर आ जाएगा, टेक्स्ट पीछे रह जाएगा. तो ये सारी चीजें टेक्स्ट रैपिंग में आती हैं. अलाउज यू टू प्लेस एन इमेज इन रिलेशन टू द टेक्स्ट. इसके अंदर आपके पास रैप ऑफ, पेज रैप, ऑप्टिमल पेज रैप, रैप लेफ्ट, रैप राइट, रैप थ्रू, सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं. अगला है अलाइनमेंट. अलाइनमेंट क्या होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट होता है इमेज का उसके एंकर पॉइंट के साथ. बस अब बात करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स की. टेबल ऑफ कंटेंट्स कुछ नहीं है, जो आपकी बुक में इंडेक्स होता है ना, उसी को टेबल ऑफ कंटेंट्स बोलते हैं. उसमें सारे के सारे चैप्टर्स के नाम लिखे होते हैं, साथ ही साथ उसका पेज नंबर भी लिखा होता है. तो ये एक ऑटोमेटेड लिस्ट है ऑफ टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स विद पेज नंबर्स एंड हाइपरलिंक्स. हाइपरलिंक का मतलब होता है कि हम जैसे ही किसी चैप्टर के नाम पे क्लिक करेंगे हम डायरेक्ट उस चैप्टर पे पहुंच जाएंगे. तो एंट्रीज कहां से ली जाती हैं, एंट्रीज ली जाती हैं डॉक्यूमेंट की हेडिंग से और सब हेडिंग से. यानी कि आप डॉक्यूमेंट में जो भी चैप्टर्स के नाम लिख रहे हो वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि ये आपका चैप्टर है और अपने आप टेबल ऑफ कंटेंट्स बना देता है. अब वो चीजें होती कैसे हैं वो आगे समझेंगे हम. राइटर में आप 10 लेवल्स ऑफ हेडिंग्स तक बना सकते हो. मतलब जैसे टॉपिक, टॉपिक का सब टॉपिक, देन उसका भी सब टॉपिक, देन उसका भी सब टॉपिक, ऐसे आप 10 लेवल तक जा सकते हो टेबल ऑफ कंटेंट्स में. टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के लिए पहले आपको प्रॉपर हेडिंग स्टाइल लगानी पड़ती है. जैसे अभी हमने स्टाइल्स पढ़ी थी ना, हमारे पास एक स्टाइल होती है हेडिंग 1 नाम से, ऐसे ही एक स्टाइल होती है हमारी हेडिंग 2 नाम से. तो जो आपका मेन चैप्टर का नाम है ना, उस पर आप हेडिंग 1 स्टाइल अप्लाई करोगे, अगले चैप्टर के नाम पे भी हेडिंग 1 ही अप्लाई करोगे, उसके अगले चैप्टर पे भी हेडिंग 1 अप्लाई करोगे. देन जो आपके मेन टॉपिक्स हैं उन पे आप हेडिंग 2 अप्लाई करोगे. ठीक है, जितने भी मेन टॉपिक्स हैं उन पे आप हेडिंग 2 स्टाइल अप्लाई करोगे. जो आपके सब टॉपिक्स हैं उन पे आप हेडिंग 3 अप्लाई करोगे. तो इस तरह से आपको प्रॉपर्ली हेडिंग स्टाइल से अप्लाई करनी होती है, तभी राइटर समझ पाता है कि आपका चैप्टर कौन सा है, टॉपिक कौन सा है और सब टॉपिक कौन सा है. वो सारी चीजें समझाने के लिए राइटर को आपको अच्छे से हेडिंग स्टाइल्स को अप्लाई करना होता है. देन आपको इंसर्ट मेन्यू पे जाना है, टेबल ऑफ कंटेंट्स पे जाना है एंड इंडेक्स टेबल ऑफ कंटेंट्स पे जाना है. सॉरी, आई विल रिपीट दिस. सबसे पहले आपने हेडिंग्स अप्लाई की, देन आप इंसर्ट मेन्यू पे गए, टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड इंडेक्स पे क्लिक किया, देन अगेन टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका एक प्रॉपर डायलॉग बॉक्स खुल के आता है. उसमें आपसे कुछ चीजें पूछता है वो, जैसे कि टेबल का नाम क्या रखना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, वो सारी चीजें आपसे पूछता है. तो एक चीज होती है प्रोटेक्टिंग द टेबल ऑफ कंटेंट्स. एक ऑप्शन हमारे पास होता है प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस. इसका काम होता है कि आप गलती से कहीं टेबल ऑफ कंटेंट्स में बदलाव ना कर दें. जैसे अपने चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, आप मैनुअली कुछ नाम चेंज ना कर दें, कुछ पेज नंबर चेंज ना कर दें, उससे बचाने के लिए आप प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस पे टिक कर देते हो. उससे एक्सीडेंटल चेंजेस बच जाते हैं. अपडेट करने के लिए कुछ नहीं करना आपको. जैसे आपने कुछ चैप्टर्स में कुछ और कंटेंट लिख दिया, किसी चैप्टर का पेज नंबर कुछ पहले कुछ और था, अब कुछ और हो गया, तो आपको वो चीज़ अपडेट करनी है. तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, राइट क्लिक करना है और अपडेट इंडेक्स पे क्लिक कर देना है, टेबल ऑफ कंटेंट्स अपडेट हो जाएगी. डिलीट करने के लिए आप राइट क्लिक करिए, डिलीट इंडेक्स पे कर दीजिए, आपकी टेबल ऑफ कंटेंट्स डिलीट हो जाएगी. टेबल ऑफ कंटेंट्स को अगर आपको कस्टमाइज करना है तो आपको राइट क्लिक करना है और एडिट इंडेक्स पे क्लिक करना है. आपका डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, उसके अंदर 5 टैब होते हैं: टाइप टैब, एंट्रीज टैब, स्टाइल्स टैब, कॉलम्स टैब और बैकग्राउंड टैब. टाइप टैब के अंदर आपके पास टेबल का नाम पूछता है, ये वाली चीज पूछता है, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस पूछता है, मेन छोटी मोटी चीजें पूछता है. ठीक है, नंबर ऑफ हेडिंग्स पूछता है कि हेडिंग 1, हेडिंग 2 कितने हेडिंग तक आपको करना है. देन आपका एंट्रीज टैब आता है, उसके अंदर आप एंट्रीज को फॉर्मेट करते हो. ठीक है, कि आपको भाई पेज नंबर रखना है कि नहीं रखना है, आपको हाइपर लिंक लगाना है कि नहीं लगाना है, वो सारी चीजें आपकी एंट्रीज टैब के अंदर आती हैं. कॉलम्स टैब के अंदर आप नंबर ऑफ कॉलम्स बताते हो कि भाई एक ही कॉलम में पूरी टेबल रही है या फिर 2 कॉलम्स में टेबल डिवाइड होगी. देन स्टाइल्स टैब के अंदर आप कोई भी स्टाइल अपनी हर एक लेवल पे अप्लाई कर सकते हो. बैकग्राउंड टैब में आप टेबल ऑफ कंटेंट्स में बैकग्राउंड लगा सकते हो, जैसे कोई भी कलर या फिर कोई भी इमेज, कोई भी ग्राफिक आप लगा सकते हो. नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है टेम्पलेट. टेम्पलेट एक प्रीसेट लेआउट है जिससे आप प्रोफेशनल और फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो. आपको पहले भी बता चुका हूं, कोई भी आपको स्पेसिफिक कंटेंट बार बार कॉपी नहीं करना होता तो आप टेम्पलेट को यूज करते हो. जैसे कंपनी का लोगो, लीगल नोटिस, आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में यूज करने, तो उसके लिए आप टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हो. बाय डिफॉल्ट सारे डॉक्यूमेंट्स आपके टेम्पलेट्स में बनते हैं राइटर में, लेकिन अगर आपने कोई भी डिफॉल्ट टेम्पलेट स्पेसिफाई नहीं किया है तो राइटर डिफॉल्ट मान लेता है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ही टेम्पलेट वो मान लेता है.
चलिए, अगर आपको चेक करना है कि आप जो डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो वो किस टेम्पलेट पे बेस्ड है, तो उसके लिए आपको फाइल मेन्यू पे जाके प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है, आपका टेम्पलेट चेक हो जाएगा। वहां पे प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स खुलता है, वहां पे टेम्पलेट का नाम आता है अगर आपने डॉक्यूमेंट टेम्पलेट से बनाया है तो। नेक्स्ट, अगर आपको कोई भी टेम्पलेट एडिट करना है तो फाइल मेन्यू पे जाओगे, टेम्पलेट्स पे जाओगे, मैनेज टेम्पलेट्स पे क्लिक करोगे तो वहां पे टेम्पलेट्स डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। वहां पे जो भी आपको टेम्पलेट एडिट करना है राइट क्लिक कर दो आप उस पे, देन एडिट ऑप्शन पे क्लिक करोगे, चेंजेस डिजायर्ड जो भी आप चेंजेस करना चाहते हो वो कर दो और फाइल को सेव कर दो। तो इस तरह से आप टेम्पलेट को एडिट कर सकते हो। अगर आपको किसी भी टेम्पलेट को बाय डिफॉल्ट सेट करना है कि मैं राइटर जैसे ही खोलूं ये वाला टेम्पलेट खुल जाए, तो उसके लिए आपको जब आपने यहाँ पे राइट क्लिक किया था ना, उस पे सेट एज डिफॉल्ट का एक ऑप्शन होता है पॉपअप मेन्यू में, आप वहां से सेट एज डिफॉल्ट कर दें तो बाय डिफॉल्ट आपका वही टेम्पलेट सेट हो जाएगा। किसी भी टेम्पलेट को अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो वो कैसे करोगे, एज अ फाइल अगर आपको कहीं भी किसी भी लोकेशन पे अपने कंप्यूटर में सेव करना है, तो एक्सपोर्टिंग से आप किसी भी फोल्डर फाइल में अपने कंप्यूटर में टेम्पलेट को स्टोर कर सकते हो। इससे क्या है कि आप इजीली टेम्पलेट्स को मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर कर पाते हो। इसके लिए टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स में जाओ, टेम्पलेट को सेलेक्ट करो, एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करो और फोल्डर सेलेक्ट करो जिसमें आप उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो। ओके पर क्लिक करोगे, आपका टेम्पलेट सेव हो जाएगा अपने कंप्यूटर में। नेक्स्ट है हमारा ट्रैक चेंजेस फीचर। इसमें क्या होता है, ये एक पावरफुल टूल है कमेंट करने के लिए, एडिट करने के लिए, रिव्यू करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को, जब आप मल्टीपल यूजर्स के साथ अपनी डॉक्यूमेंट को शेयर करते हो। जैसे मैंने अपने दोस्तों के साथ अपने डॉक्यूमेंट को शेयर किया, तो कौन बंदा क्या चेंजेस कर रहा है डॉक्यूमेंट में उनको चेक करने के लिए मेरे पास एक फीचर होता है ट्रैक चेंजेस नाम का। इसमें क्या होता है, ये रिकॉर्ड को रखता है ऑफ ऑल मॉडिफिकेशंस मेड टू अ डॉक्यूमेंट, ऑल चेंजेस कैन बी आइदर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय द ओरिजिनल ऑथर। जो भी ओरिजिनल ऑथर है वो हर एक चेंज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा। दिस फीचर ऑल्सो प्रोवाइड्स एन ऑप्शन टू ऐड कमेंट्स विदाउट वाइल रिव्यूइंग। तो जब आप रिव्यू कर रहे होते हो तो आप कमेंट्स भी अपने ऐड कर सकते हो डॉक्यूमेंट में। तो जब भी आप ट्रैक चेंजेस का यूज करते हो तो कुछ टूल्स वहां पे होते हैं, जैसे कि व्यू ट्रैक चेंजेस, रिकॉर्ड ट्रैक चेंजेस, प्रीवियस और नेक्स्ट ट्रैक चेंजेस। व्यू ट्रैक चेंजेस में आपके सारे के सारे चेंजेस दिखाई देते हैं जो भी हुए हैं। रिकॉर्ड ट्रैक चेंजेस में क्या होता है कि टर्न्स ऑन द फीचर मार्किंग एनी एडिटिंग दैट इज डन, कोई भी एडिटिंग हुई है वो मार्क हो जाएगी। एडिट कैरेक्टर्स आर डिस्प्लेड इन अ डिफरेंट कलर, तो कोई भी चीज अगर ऐड हुई है तो वो डिफरेंट कलर में आपको दिखाई देगी, और जो भी चीज डिलीट हुई है वो स्ट्राइक थ्रू स्टाइल में आपको दिखाई देगी। यानी कि जैसे मान लो मैंने लिखा ABC और ये बाद में मैंने डिलीट कर दिया तो ये इस तरह से कटी हुई दिखाई देगी आपको। तो शॉर्टकट की क्या है रिकॉर्ड ट्रैक चेंजेस की, Ctrl+Shift+C। अगर आपको नेविगेट करना है चेंजेस में कि अगला चेंज क्या हुआ है, अगला चेंज क्या हुआ है, तो उसके लिए आपको प्रीवियस नेक्स्ट ट्रैक चेंजेस यूज करते हैं, नेविगेट करता है बिटवीन द चेंजेस मेड इन द डॉक्यूमेंट। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टूल है एक्सेप्ट या फिर एक्सेप्ट ऑल। तो जो भी आप चेंज देख रहे हो, कोई भी बदलाव हुआ है, उसको या तो आप एक्सेप्ट करोगे या फिर रिजेक्ट करोगे। एक्सेप्ट करने से क्या होगा, कोई भी सिंगल चेंज आप एक्सेप्ट कर लोगे। एक्सेप्ट ऑल से क्या होगा, सारे के सारे ऑल चेंजेस को आप एक्सेप्ट कर लोगे। रिजेक्ट से क्या होगा, आप कोई भी सिंगल चेंज को रिजेक्ट करोगे। रिजेक्ट ऑल से आपके सारे के सारे चेंजेस रिजेक्ट हो जाएंगे। मैनेज ट्रैक चेंजेस में क्या होता है, आप वो लिस्ट देखते हो कि किस ऑथर ने किस टाइम पे क्या मॉडिफिकेशन किया है। ओपन सा डायलॉग बॉक्स विद अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ ऑल चेंजेस इंक्लूडिंग द ऑथर्स नेम, डेट एंड टाइम ऑफ मॉडिफिकेशन। कमेंट का काम क्या है, इंसर्ट कमेंट का, यूज टू ऐड अ कमेंट टू द डॉक्यूमेंट। चलिए, अगर आपने कुछ डॉक्यूमेंट में बदलाव किए और वो डॉक्यूमेंट आपको रिव्यू के लिए देना है तो कैसे करोगे। तो कभी भी आपको अगर डॉक्यूमेंट किसी को देना है चेंजेस करवाने के लिए, तो आपको रिकॉर्ड ऑप्शन इनेबल करना होता है ताकि ताकि वो जो भी बदलाव करे आपको दिखाई दे, पता चल जाए। सो टू ट्रैक ऑल द चेंजेस, टू प्रिवेंट यूजर्स फ्रॉम डिसेबलिंग द ट्रैक चेंजेस ऑप्शन, यू कैन प्रोटेक्ट अ डॉक्यूमेंट विद अ पासवर्ड। अगर आप चाहो तो रोक सकते हो किसी को भी ताकि कोई भी ट्रैक चेंजेस ऑप्शन को डिसेबल ना कर दे। इसके लिए आप पासवर्ड लगा सकते हो अपने डॉक्यूमेंट पे। उसकी स्टेप्स हैं एडिट मेन्यू, ट्रैक चेंजेस एंड देन प्रोटेक्ट। चलिए, अगर आपको कमेंट्स को ऐड या डिलीट करना है तो कैसे करोगे। तो कमेंट ऐड करने के लिए इंसर्ट कमेंट बटन पे जाइए ट्रैक चेंजेस टूल बार के अंदर, वहां पे बहुत सारे कमेंट्स आपको पहले से ही दिख रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई कमेंट डिलीट करना है तो आपके पास कोई एरो होता है कमेंट बॉक्स के पास, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। उस पर ऑप्शंस दिखाई देते हैं जैसे कि डिलीट करेंट कमेंट, ऑल कमेंट्स बाय द स्पेसिफिक ऑथर और ऑल कमेंट्स। तो जो भी आपको जिस भी तरह से डिलीशन करना है आप वहां से डिलीट कर सकते हो किसी भी कमेंट को। आगे बढ़ेंगे, कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट नाम की चीज होती है कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को और चेंज्ड डॉक्यूमेंट को आपस में कंपेयर कर सकते हो। वो कैसे करते हैं, एडिट मेन्यू में जाएंगे, ट्रैक चेंजेस पे जाएंगे, कंपेयर डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो वहां पे कंपेयर टू डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। फिर आप ओरिजिनल फाइल को सेलेक्ट करेंगे और देन मैनेज चेंजेस डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा, वहां पे आप हर एक चेंजेस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हो। चलिए
आपको समझ में आ गया होगा सारा यूनिट। यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन समाप्त होता है। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। हमने PYQs कवर कराए हुए हैं इसी चैनल पे हर एक चैप्टर के, तो हर एक यूनिट वाइज PYQ की वीडियो पड़ी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और सैंपल पेपर भी हम करा रहे हैं सॉल्व, आप चाहें तो वो भी आप देख सकते हो। आपके लिए पूरी तैयारी हमने करा दी है इसी चैनल पे। थैंक यू।